today's session, we would be discussing the dynamics of avoidance, that is tax avoidance, the various related court judgments on the same, and how the concept or the approaches to this concept has evolved over the period of time. What are the contemporary mechanisms or filters that have been put in place to in attempts to try to plug in avoidance. So basically, if we recall from the last session, avoidance is basically something that is, although legal in form, but it is quite weak in substance. So if we are to understand it with through an example, say it is there is a firm which is an export oriented unit. So that unit or that entity is supposed to, or that company is supposed to export the products that they manufacture. Say it could be diamonds, jewelry, and anyhow. सो उनके पास एक जेन्युइन टैक्स एग्जम्पशन है जो लॉ ने प्रोवाइड की है एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए कि कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर वो अपना सारे का सारा जो भी स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं या मेजॉरिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट्स दे आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया रादर देन सेलिंग इट इन द डोमेस्टिक मार्केट. अब इस चीज़ को अगर वो करते हैं, ठीक है, जेन्युइनली करते हैं, तो इसको बोला जाएगा टैक्स प्लानिंग. बट it could take the form of avoidance if just for the sake of getting these export benefits कि हमें टैक्स ना लगे हमारे पे कोई इनकम पे जितनी भी हमारी टर्नओवर हो रही है, जितनी भी हम सेलिंग कर रहे हैं. व्हाट दे डू इज़ कि वो एक सब्सिडरी बाहर क्रिएट कर लें और उसको सारा एक्सपोर्ट किया जाए और उसके थ्रू ही रादर देन मैन्यूवरिंग अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन द सेम आइटम इज बीइंग इंपोर्टेड टू इंडिया at an absurdly low price and so on by creating a different subsidiary as well. So if it is done with a different way out, although this series of transactions could be sound to be duly valid and legal one in the forms, but they are going to be quite weak as far as substance of these transactions are concerned, because the intention of these transactions is to circumvent tax payment. Otherwise क्या करेंगे, अदरवाइज अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते हैं तो उनको एक्सपोर्ट की एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं और नील टैक्सेस नहीं क्लेम कर सकते, बट वो उसका भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी प्ले आउट करना चाहते हैं, देन दे कुड बी मैन्यूवरिंग थ्रू दी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन. एंड इन सच केसेस द प्लानिंग aspect would eventually develop into a avoidance aspect. सो बेसिकली अगर हम बात करें, हम इसमें डिस्कस करते होते हैं यूज़ ऑफ कलरेबल डिवाइसेस, जैसे हमने कल भी बात की थी. अगर इस बेंचमार्क जजमेंट की बात करें जो हमने उस लास्ट सेशन में भी डिस्कस की थी, मैकडोवल्ड एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीटीओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जहां पर जिस जजमेंट में जो पुराने ट्रेंड्स थे कोर्ट के, कि जहां पर कोर्ट कहते थे कि ठीक है टैक्स प्लानिंग और अवॉइडेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर टैक्स पेयर स्मार्ट प्ले कर रहा है तो उसको पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, उसको बेचारे को उसका सॉर्ट ऑफ डिसइंसेंटिव नहीं होना चाहिए, कि अगर वो स्मार्ट प्ले कर रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड इनफ, ही हैज़ ऑल द राइट टू मैनेज हिज टैक्स अफेयर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, ही इज़ नॉट सपोज टू पे एनहेंस्ड और ड्यूली रिक्वायर्ड टैक्स. बट इस केस के कॉन्टेक्स्ट में मैकडोवल कंपनी का केस है जो फेमस है, जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हाईलाइट किए गए थे कोर्ट के द्वारा, एंड द कोर्ट चेंज द ट्रेंड एज फार एज परसीविंग these transactions from a legal perspective were concerned. So rather than just sticking it to the legality form कि क्या ये transactions जो की जाती हैं टैक्स पेयर के द्वारा क्या ये सिर्फ लीगल हैं कि नहीं है, पहले यही ट्रेंड देखा जाता था. बट इस केस के थ्रू दे द कोर्ट वाइडेंड द स्कोप ऑफ एग्जामिनिंग सच ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और दैट ऑफ रेवेन्यू कंसर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल. सो सिर्फ ये नहीं कोर्ट ने देखा कि लीगली ये करेक्ट हैं कि नहीं है, लीगली तो एक नंबर में ट्रांजेक्शन्स की गई हैं, बट द कोर्ट्स अटेम्प्टेड टू वाइडन द पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग दीज ट्रांजेक्शंस कि क्या ये सरकार के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्या ये ब्लैक मनी को, बाकी चीज़ों को इंसेंटिवाइज कर रही हैं, क्या ये एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर ऑनेस्टली पे कर रहा है अपना टैक्स, क्या उसके लिए एक डिसइंसेंटिव प्ले कर रही हैं, क्या ये एक डिस्करेजमेंट प्ले कर रही हैं. सो इन सब चीज़ों को भी, प्रिंसिपल्स को जो हमने लास्ट सेशन में बात की थी, डेल्व आउट किया गया इस केस जजमेंट स्पेसिफिकली. सो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि टैक्स प्लानिंग जो है वो लेजिटिमेट है
अगर वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ करी जाए, और जो कलरेबल डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उनको टैक्स प्लानिंग का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इस तरीके से उन्होंने अवॉइडेंस को प्लानिंग से थोड़ा सा सेपरेट कर दिया थ्रू डिफरेंशिएशन ऑफ दीज कलरेबल डिवाइसेस। सो कलरेबल डिवाइसेस को पार्ट माना गया अवॉइडेंस का, और अगर कलरेबल डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं तो उस पर्सन को, टैक्स पेयर को जो है वो टैक्स प्लानिंग नहीं माना जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा, स्मार्ट प्ले कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको माना जाएगा टैक्स अवॉइडेंस, एंड दैट शुड ऑल्सो बी पेनलाइज, दैट शुड बी सीन इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव। जैसे हमने बात की थी शैम ट्रांजैक्शंस हो गए एंड सो ऑन। सो देन अगर हम बात करें हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें, एक डिफरेंट जजमेंट आई थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आज़ादी बचाओ आंदोलन 2003 की। उस केस में क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? उस केस में कहा गया था कि बेसिकली उन्होंने मल्टीपल सीरीज ऑफ जजमेंट्स रेफर की, जैसे मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट रेफर की, एमवी वलीपन एंड अदर्स वर्सेस आईटीयू एंड सो ऑन। सो दे बेसिकली कॉन्कर्ड विद द decision laid down in McDowell's case, but they say that every attempt at tax planning, it is not to be considered as illegitimate, and it must be ignored, and every such transaction that perfectly permissible, which is otherwise legally valid or allowed under law, which a taxpayer uses to reduce his or her tax burden, it need not always be looked with a disfavor. So basically McDowell के केस में क्या कहा गया था, वो उन्होंने पर्सपेक्टिव वाइडर कर दिया कोर्ट ने, तो एक सस्पिशन पैदा हो गया कि जो एक बाय डिफ़ॉल्ट वर्च्यू है कि हर टैक्स पेयर को जो टैक्स प्लानिंग कर रहा है उसको एक शक की निगाह से देखा जाए। जबकि इस केस में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आज़ादी बचाओ आंदोलन 2003 के केस में उन्होंने कहा था कि जो डिसीजन दिया गया है मैकडोवल के केस में, उसको इस तरह से परसीव नहीं किया जा सकता कि अगर कोई भी टैक्स प्लानिंग कर रहा है वो गलत ही कर रहा है, वो चोरी ही करेगा, और हर तरह की ट्रांजैक्शन चाहे वो लीगली परमिसिबल है लॉ में, और वो टैक्स अपना बर्डन रिड्यूस करने के लिए सेस यूज़ कर रहा है, उसको मतलब गलत नज़रिए से, शक की निगाह से नहीं देखना। इसी जजमेंट में उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट को भी रेफ़र किया था, और दे कंकर्ड बेसिकली कि use of valid duly lawful tax planning mechanisms or tools by taxpayers shall not be viewed with a tilted perspective. सो हालांकि कलरेबल डिवाइसेस यूज़ करना मना है, वो नहीं करने हैं, वो लीगली उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, वो अवॉइडेंस मानी जाएगी और उसको अपहेल्ड नहीं किया जाएगा। बट हर टैक्स पेयर को जो टैक्स प्लानिंग कर रहा है या एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग कर रहा है, जो हमने कल लास्ट सेशन में बात की थी, जो अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग वेरिएशन बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड अवॉइडेंस उनके बीच में फॉल कर रही है, सो उस चीज़ को हर पर्सन को शक के निगाह से नहीं देखा जा सकता। नॉट एवरीबडी शुड बी व्यूड विद सस्पिशन एंड ट्रीटेड एज अ पर्सन हु इज आउट देयर टू चीट ऑन टैक्सेस ओनली। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो कलरेबल डिवाइसेस दे हैव बीन रेफर टू एज anything which could be called a device or a dubious kind of method or a subterfuge or leakage kind of thing with which lacks dignity, और बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे हमने बात की थी लास्ट सेशन में भी, सो कलरेबल डिवाइसेस को यूज़ करना, उनका चीज़ें देखना, उनके उसका मतलब है बेसिकली कि कोई पर्सन जो है वो सब्सटेंस भी हम देख रहे हैं उस ट्रांजैक्शन का, बिसाइड सीइंग कि ओवरऑल तरीका क्या था ट्रांजैक्शन का। फॉर्म उसकी लीगल हो सकती है कि जिस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस की गई, सो जिस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस की गई वो लीगली फॉर्म हो सकता है, जैसे अभी हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की बात की, ठीक है। बट उसके साथ सब्सटेंस देखना है, क्या इंटेंशन जो पीछे थी इस ट्रांजैक्शन की, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाना थी, क्या इस ट्रांजैक्शंस के पीछे इंटेंशन सिर्फ टैक्स बचाना है या रियली में ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वाइटल एलिमेंट टू बी सीन टू डिसाइड वेदर इट क्वालिफाइज टू बी एन अवॉइडेंस क्राइटेरियन और नॉट सो। देन अगर हम बात करें फिर लेटेस्ट जो जजमेंट्स हमारी आई थी 2017 में, अगर आपको याद होगा वोडाफोन का केस आया था टैक्स चोरी का, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स थी बीवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था। उसके केस में भी एक हिस्टोरिक जजमेंट दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने,
और वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके आर्ग्यूमेंट क्या थे कि जो आज़ादी बचाओ आंदोलन 2003 का केस अभी हमने डिस्कस किया, या जो मैकडोवल्ड का केस हमने डिस्कस किया 1985 का, कि उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है जी। इस केस के दौरान ये जब आर्ग्यूमेंट्स मेक किए दोनों पार्टीज़ ने, तो उस केस में डिपार्टमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया कि जो जुडिशरी ने अभी तक जजमेंट्स दिए हैं आज़ादी बचाओ आंदोलन लेटेस्ट या फॉर दैट रीज़न मैकडोवल्ड केस में उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट है। आज़ादी बचाओ आंदोलन जो है दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड लॉ। उसके केस में कहा गया था कि इट इज़ नॉट अ गुड लॉ, सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सच प्रैक्टिसेस। हालांकि टैक्स इवेजन अगर यूज़ करी जाती है या थ्रू दीज कलरेबल डिवाइसेस या ड्यूबियस मेथड्स, दैट इज़ नॉट परमिजिबल। बट हर तरह की टैक्स प्लानिंग अगर कोई जेन्युइनली कर रहा है उसको भी इनपरमिजिबल नहीं माना जा सकता, उसको शक की निगाह से नहीं देखा जा सकता। Now with these different landmark judgments and as we would be discussing Vodafone judgment in detail as well, एक वेल स्टेटेड लीगल पोजीशन जुडिशरी की तरफ से आ गई थी रिगार्डिंग री इन्फोर्सिंग द लीगल सैंक्टिटी, द लीगल राइटनेस ऑफ टैक्स प्लानिंग विच इज़ अलाउड एज वेल एज अगेंस्ट द यूज ऑफ कलरेबल डिवाइसेस फॉर इलेजिटिमेट टैक्स इवेजन और दैट ऑफ अवॉइडेंस। सो एक क्लियर कट एक पिक्चर बननी शुरू हो गई कि हाँ, जुडिशरी के पास अगर कोर्ट्स की बात करें तो इन मैटर्स में कोर्ट क्या अपना व्यू लेता है, क्या स्टैंड लेता है। सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें लेटेस्ट वोडाफोन के केसेस के बाद 2018-19 असेसमेंट ईयर से गार जो है वो चैप्टर 10A इनकम टैक्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, जिसमें बेसिकली डील किया जाता है गार से। व्हाट इज गार? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। सो एज द नेम क्लियरली इम्प्लाइज एंटी अवॉइडेंस, सो बेसिकली द अटेम्प्ट इज टू कैप्चर those transactions or those areas by which taxpayers or potential assessees or existing assessees they try to circumvent the system। वो सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लूप होल्स जो प्लग करने की कोशिश करते हैं टैक्स लॉ की। सो उनको फिल्टर आउट करने के लिए, उन चीज़ों को रोकने के लिए गार लॉन्च किया गया। गार क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। सो सिमिलरली इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल MCQ में आ जाए GAAR मीन्स जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जनरल अवॉइडेंस एंटी रूल्स, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स एंड सो ऑन। सो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। MCQ could be taking any of these if it is going to be anyhow। सो अगर हम चैप्टर 10A की बात करें जो गार से जिसमें गार के बारे में बताया गया है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के बारे में, सेक्शंस बेसिकली जो कवर हैं इसके अंदर 95 से लेके 102 तक, दैट इज़ 102 सेक्शन तक कवर है। और ये असेसमेंट ईयर 18-19 से ऑनवर्ड्स जो है वो अप्लाई किया गया है फाइनली। और बेसिकली ये एक आस्पेक्ट कवर करता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि अगर उनकी बात करें तो उसके रिगार्ड में जो है डिफरेंट केसेस के केस में जो हमने अभी केस किया था आज़ादी बचाओ आंदोलन, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आज़ादी बचाओ आंदोलन 2003 एंड सो ऑन। सो उनके केसेस में भी कॉन्फ्लिक्ट आई थी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या पावर ऑफ इनकम टैक्स है, अगर उनमें क्लैश है तो कौन सी चीज़ प्रिवेल करेगी एंड सो ऑन। सो जो लॉ है उनके रिगार्डिंग में कॉन्टेक्स्ट में इवोल्यूशन में वो इन सब केसेस में, मैकडोवल केस में, आज़ादी बचाओ आंदोलन और लेटेस्टली वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स के केस में इवॉल्व हुआ है बेसिकली दिस एंटी अवॉइडेंस फ्रेमवर्क। सो आज़ादी बचाओ आंदोलन केस में बात करें तो वो डिसीजन बहुत सिग्निफिकेंट था। उसने जो फ्रेम किया कि लीगैलिटी क्या होगी और इलीगैलिटी क्या होगी, अथॉरिटीज़ जो अगर इशू की जाती हैं ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन तो उनकी क्या लीगैलिटी होगी, अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कोई प्रोविज़न है या विज़ इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविज़न है तो उनमें से कौन सी चीज़ प्रिवेल करेगी दोनों में से, अगर क्लैश है दोनों में एंड सो ऑन। सो बेसिकली अगर हम बात करें आज़ादी बचाओ आंदोलन जो केस हम बात कर रहे थे, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 2003, अब इसमें हुआ था क्या था, एक कंट्रोवर्सी अराइज हो गई थी। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और मॉरिशस के बीच में 1983 से हुआ था। और उसका पर्पज़ क्या था? बेसिकली अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन की। अगर किसी ने एक कंट्री में टैक्स पे कर दिया अपनी इनकम पे तो उसी इनकम पे दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं लगना चाहिए। दिस इज़ द सिंपल फ्रेमवर्क ऑफ
DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब यही है कि अगर एक इनकम पे दो बार टैक्स नहीं लगा सकते आप, कि अगर किसी ने इंडिया में इनकम पे टैक्स दे दिया तो उसका दूसरी कंट्री में टैक्सेशन नहीं होना चाहिए उसी इनकम पर। अब इस एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही CBDT, जिसकी हमने बात कर चुके हैं पहले भी, जिसके पास पावर है सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, डायरेक्शंस, ऑर्डर इशू करने की, उसने एक नोटिफिकेशन सर्कुलर रादर इशू किया और उसमें क्लैरिफाई किया कि कोई कैपिटल गेन्स, अगर मॉरिशस का कोई रेजिडेंट पर्सन है उसके कैपिटल गेन्स हैं उस चीज़ से जो कि इंडियन कंपनी के कोई शेयर्स हैं, चाहे वो बाहर हो रहे हैं, सो उस केस में वो मॉरिशस में टैक्सेबल होंगे, इंडिया में टैक्सेबल उस पर नहीं होगा। हालांकि इस कन्फ्यूजन के बाद बेसिकली क्या हुआ, डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज़ ने FIIs, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या दूसरे कंपनीज हैं, उनको नोटिस इशू कर दिए जो इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, चाहे फॉरेन कंपनीज एज वेल एज दोज ऑपरेटिंग इन मॉरिशस, टू जस्टिफाई वेदर दे शुड बी टैक्स्ड अंडर दिस और नॉट सो उससे क्या हुआ, जब ऐसे नोटिस किसी से को के पास भी आ जाए, नोटिस आ जाए, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनीज हो, इट क्रिएट्स अ पैनिक, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फियर। सो FIIs के केस में क्या होता है, इंडिविजुअल तो कहीं जा नहीं सकता बेचारा, उसने यहीं रहना है। कंपनीज के केस में क्या है, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कंट्रीज में वो विड्रॉ करनी शुरू कर देती कि यहाँ पर प्रोविजंस चेंज हो रही हैं, हमारे फायदे की नहीं है, किसी और इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, सिंगापुर में करेंगे, हांगकॉन्ग करेंगे, कहीं और जाके करेंगे। सो जो FIIs से फंड विड्रॉल शुरू हो गया। So similarly, in the meantime, this organization Azadi Bachao Andolan, they went to Delhi High Court specifically against the circulars which were issued by CBDT और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के खिलाफ भी, कि SLP फाइल की, स्पेशल लीव पटिशन होती है, अर्जेंट पटिशन की अगर किसी केस में चाहिए तो। और कंसर्न्स क्या रेज किए गए कोर्ट के अगेंस्ट, ये 4 बेसिकली इश्यूज जो हैं वो रेज किए गए थे इनके द्वारा। हाँ, ये 4 इश्यूज रेज किए गए थे। सबसे पहले तो डायरेक्शन दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि जो कंडीशंस हैं इंडियन मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की, उसको रिवाइज किया जाए। देन डिक्लेयर किया जाए और ये अपहेल्ड किया जाए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर हैं अंडर सेक्शन 90 ऑफ सच इशुएंस इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन, or entering into such agreements, that should be limited, that should not be allowed to be a free power। और CBDT की पावर्स जो हैं सर्कुलर इशू करने की, इंस्ट्रक्शन इशू करने की, उसके बारे में उसको रेगुलेट किया जाए। और फाइनली एक मैंडेमस इशू किया जाए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के खिलाफ कि फॉर कंपेलिंग देम टू अंडरटेक रेवेन्यू कलेक्शन इन अ लॉफुल मैनर, कि ऐसे एग्रीमेंट करके इंडिया की रेवेन्यू का नुकसान ना किया जाए। सो एक कमांड दी जाए, मैंडेमस एक जुडिशियल टर्म है जिसका मतलब होता है कमांड, कोर्ट कमांड देता है गवर्नमेंट को कि ये चीज़ करनी है या किसी भी अथॉरिटी को। सो एक कमांड इशू की जाए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कि आप जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है वो एक लॉफुल तरीके से, ईमानदारी से, अच्छे तरीके से, ड्यूली डिलीजेंस के तरीके से करो। सो ये 4 ग्राउंड्स रेज किए गए थे इस केस में, और इनके बेसिस पे जो ABA, जिसको हम आज़ादी बचाओ आंदोलन बोलते हैं, हाई कोर्ट ने जो सर्कुलर इशू किया था CBDT ने, सर्कुलर नंबर 789 था वो, उसको क्वैश कर दिया, मतलब उसको नल एंड वॉइड बोल दिया, उसको खारिज कर दिया ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, जो भी इन्होंने इस पार्टी ने आर्गूमेंट्स दिए थे उस केस में। हालांकि अगर बात करें कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि ये जो सर्कुलर है इन क्वेश्चन, इट अलाउज ट्रीटी शॉपिंग को अलाउ करता है। मतलब बेसिकली ये एक ट्रीटी के थ्रू टैक्स एवेजन को, अवॉइडेंस को अलाउ करता है। सो उसको एक अल्ट्रा वायर्स माना गया, मतलब ये अगेंस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के भी और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की भी जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट था, और इसलिए इस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया, क्वैश कर दिया गया, वो जो सर्कुलर CBDT ने इशू किया था। उसके खिलाफ डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई प्रॉपर, और सुप्रीम कोर्ट के केस में कुछ लीगल इश्यूज थे इस इशू में, इस केस के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि एड्रेस किए गए।
अब कोर्ट ने वो कौन से इश्यूज एड्रेस किए, बेसिकली सबसे पहला इशू था कि जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 90 जो हमने बात किया, जो अलाउ करता है गवर्नमेंट को किसी भी दूसरी फॉरेन कंट्री के साथ कोई अरेंजमेंट एग्रीमेंट करने का, डबल टैक्सेशन इंक्लूडिंग दैट ऑफ रिलीफ ऑफ डबल टैक्सेशन, क्या वो प्रोविजंस जो है सेक्शन 90 जो इनकम टैक्स एक्ट का है, क्या वो प्रिवेल करेगा या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अगर गवर्नमेंट कोई कर लेती है वो प्रिवेल करेगी अगर इन दोनों में कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाए। सेकंड क्या था, सेकंड इशू था कि क्या जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कन्वेंशन की गई थी इंडिया और मॉरिशस के बीच में, क्या ये इलीगल थी? क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर ही नहीं थी अंडर सेक्शन 90 जो अलाउ करता है एग्रीमेंट करना कि वो ऐसा डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट जो है वो उसके साथ मॉरिशस के साथ कर लेता। थर्ड, जो सर्कुलर सीबीडीटी ने इशू किया, सर्कुलर नंबर 789, क्या वो वैलिड सर्कुलर है इन पहले 2 पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में? पहले 2 पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या वो जो सर्कुलर इशू किया गया सीबीडीटी के द्वारा, क्या वो वैलिड है, वो अपहोल्ड करेगा या नहीं करेगा? इसके कॉन्टेक्स्ट में 2 सब डायमेंशंस अराइज हुई थी कि क्या सीबीडीटी के पास पावर है कि वो इंस्ट्रक्शंस इशू कर सके स्टैचुटरी अथॉरिटीज़ को, लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी को जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बनी है, और क्या जो सर्कुलर इशू किया गया है वो सेक्शन 119 जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसका वॉयलेटिव है या नहीं है, जो डिसम्बरेंट हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की पावर की बात की थी, जहां पर सीबीडीटी के अंदर पावर थी, हमने बोर्ड की पावर की बात की थी, जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स इशू करना एंड सो ऑन, सेक्शन 119। कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट इसमें डील किए गए थे? सेक्शन 119, सेक्शन 90। बेसिकली सेक्शन 119 जैसे हमने बात की वो अलाउ करता है सीबीडीटी को कि वो ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस इशू कर सके इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और एनी स्पेसिफिक आस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड इवन फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीटीएस और कन्वेंशंस विच हैव बीन एंटर्ड इनटू बाय इंडिया विद एनी अदर कंट्री। सेक्शन 90 क्या बोलता था? बेसिकली सेक्शन 90 के अंदर ही ये सारा काम होता है, जो डीटीए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स एंड सो ऑन किए जाते हैं उसी के बिहाफ में, उसी से डिराइव करके पावर वो सेक्शन 90 इनकम टैक्स एक्ट का डील करता है एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट बन सकते हैं कि जो फॉर एग्जांपल अगर हम ये जजमेंट कर रहे हैं आज़ादी बचाओ आंदोलन की, तो इसमें कौन कौन से सेक्शंस डील किए गए थे, एमसीक्यू बन सकता है, सेक्शन 119 एंड सेक्शन 90, सेक्शन 120 एंड 90 एंड सो ऑन। सब चीज़ों को ध्यान में रखना। ये डील करता है एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या होगी ट्रीटी एंटर करने के लिए किसी भी कंट्री के साथ टैक्सेशन या फिजिकल मैटर्स को लेके एंड सो ऑन। कोर्ट ने इसको एनालाइज क्या किया कि इसको इन चारों बेसिकली इन 3 क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज रेज किए गए थे उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में उसने जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल ने, कि सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने बात की, जो पहला क्वेश्चन था कि अगर इनकन्सिस्टेंसी है दोनों में, सेक्शन 90 इनकम टैक्स एक्ट और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो क्या प्रिवेल करेगा? कोर्ट ने कहा कि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक प्रोविजन है बनाई गई है, जबकि इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजन है वो जनरल प्रोविजन है। ठीक है, अगर डीटीए ना लागू हो तो सेक्शन 90 ही प्रिवेल करेगा इनकम टैक्स एक्ट का, क्योंकि उसके उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग और कोई कहीं इनेक्टमेंट की नहीं गई। बट जब डीटीए बन गया, मतलब कि उस टॉपिक पे हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक सेक्शन 90 कवर कर रहा है, एक डीटीए। अब जो डीटीए है वो डेडिकेटेडली बनाया गया है उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे, सो दैट स्पेसिफिक प्रोविजन शैल प्रिवेल। सेकेंड क्वेश्चन उसके बाद उन्होंने बात की थी कि जब 2 डिफरेंट मोड्स हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में और इनकम टैक्स मोड में, जिस पर्सन की रेजिडेंसी इन दोनों कंट्रीज में से किसी एक में हो जाए, उस केस में रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया गया कि जो मोड ऑफ कंप्यूटेशन इनकम है वो जो स्पेसिफिक एग्रीमेंट में बताया गया है दैट शुड प्रिवेल रादर देन जनरल प्रोविजंस अगेन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो जो पहली क्वेश्चन से ही कनेक्टेड था बेसिकली कि जो कैन द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू एंटर इनटू सच एग्रीमेंट्स और नॉट सो लीगैलिटी की बात थी कि क्या वो जो इंडिया मॉरिशस का एग्रीमेंट हुआ है वो लीगल भी है कि नहीं। गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है तो मतलब वो इलीगल माना जाएगा। उस केस में सेक्शन 90 को उन्होंने डेवलप अपॉन किया कि क्या पावर्स हैं गवर्नमेंट की दूसरे कंट्रीज़ के साथ एंटर करने में, और उसमें क्लॉज A to D जो थे उसके सब सेक्शन के बेसिकली उनको रेफ़र किया गया और उसके बारे में बात की गई, क्लॉज A to D ऑफ सब सेक्शन 1। और क्लॉज ए जो है वो बात करता था रिलीफ देने की इनकम टैक्स में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, बी वाइडर था, अवॉइडेंस के बारे में बात करता था, और सी और डी बेसिकली इररेलेवेंट थे एज फार एज दिस केस वाज कंसर्न।
सो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा दैट शैल बी अपहेल्ड, दे हैव द पावर टू एंटर इनटू। देन तीसरा क्वेश्चन था कि क्या जो सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू किया, क्या वो वैलिड है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो दो बेसिक सब क्वेश्चन हमने किए कि क्या सीबीडीटी के पास अथॉरिटी है इंस्ट्रक्शंस इशू करने की स्टैचुरी बॉडीज़ को, और क्या वो सर्कुलर वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये सेटल कर लिया कि सीबीडीटी के पास सेक्शन 119 जो हमने किया था जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का सेशन किया था, सो सेक्शन 119 के अंदर सीबीडीटी के पास अबंडेंस पावर है, दे हैव द पावर टू इशू सच इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स टू एनी अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को इशू कर सकते हैं। और फर्दर पॉइंट आउट किया कि जो भी ऐसे ऑर्डर या सर्कुलर्स नोटिफिकेशन सीबीडीटी इशू करेगी वो उसकी एक स्टैचुरी फोर्स होगी, एक लीगल फोर्स होगी, लीगल बाइंडिंग होगी वो। सो वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को वो मानने ही पड़ेंगे, उनके लिए लीगल बाइंडिंग है। हाँ, हालांकि अगर सीबीडीटी कोई प्रेस रिलीज जारी कर दे सिंपल, तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं मानी जाएगी, वो उसको माना जाएगा जस्ट ये क्लैरिफिकेशन के लिए लोगों के लिए, एज फार एज अदर कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ के लिए ही एक प्रेस रिलीज भेजी गई है। सो नोटिफिकेशंस सर्कुलर्स जो इशू किए जाएं वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए लीगली बाइंडिंग है, जबकि ये प्रेस रिलीज या ऐसी चीज़ें जो पब्लिक के लिए अगर इशू की जाएं क्लैरिफिकेशन के लिए तो वो बाइंडिंग नहीं है। देन द रिस्पोंडेंट्स इन दिस केस दे ऑल्सो एम्फोसाइज्ड कि जो ऑफशोर कंपनीज हैं इनकॉर्पोरेट हुई हैं मॉरिशस लॉ के अंदर, वो शेल कंपनीज बनी हैं। शेल कंपनीज क्या होती है, जैसे हमने बात की थी, जिनका मिनिमम पेड अप कैपिटल है ही नहीं और सिर्फ एक ऑफिस एड्रेस है, ना स्टाफ एंड सो ऑन। सो दे आर क्रिएटेड बेसिकली टू री रूट ट्रांजेक्शंस। जैसे हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की बात की तो एक सब्सिडरी बाहर बना ली, उसके पास ना वहाँ पर कोई काम है, ना उसका कोई और ऑपरेशन है, ना कोई और प्रॉपर बिजनेस है, सिर्फ एक ऑफिस एड्रेस है, एक जगह ले ली लोकेशन और थोड़ी सी पेड अप कैपिटल शो कर दी, ना स्टाफ है ज़्यादा ना कुछ, वो एक छोटे से ऑफिस में काम कर रहे हैं और उसका काम क्या है, बस उसके थ्रू सिर्फ ट्रांजैक्शंस घूम रही हैं कि एक कंपनी ने उसको पैसा दे दिया, उसने आगे कहीं और से सर्विसेज ले ली। सो हो क्या रहा है, वो एक पिन पॉइंट सेंटर पॉइंट बन रहा है जहाँ से ट्रांजैक्शंस अलग अलग सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस घूम रही हैं। सो उस केस में जिनका कोई बिजनेस ही नहीं है वो इनकॉर्पोरेट इसी पर्पज़ के लिए की गई हैं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो एग्रीमेंट है उसका फ़ायदा लिया जा सके। सो उसको भी इलीगल माना जाए। सो उस that contention was being made by the respondents. However, the court held, the honorable Supreme Court held that अगर वो इंटेंशन थी वो नेशनल की थर्ड स्टेट की कि वो उसमें कैसे उस कंपनी को चला रही हैं, दैट शेल नॉट बी द केस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डीटीएसी। सो उसके केस में एक सूटेबल लिमिटेशन उसके अंदर फिक्स की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 24 जो है इंडो यूएस जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, उसमें भी है where there are certain disabling or disentitling provisions under the same, but that had not been the case with the Indian Mauritius Treaty. Then this was the case regarding to that we talked about आज़ादी बचाओ आंदोलन जो प्रोमिनेंट केस थे। अब फाइनल अगर हम केस बात करें, जो लेटेस्ट केस बेसिकली वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स का था, यूनियन ऑफ इंडिया 2002 से स्टार्ट हुआ था ये, और उसका इंस्टेंस बेसिकली इसमें था क्या, अगर आपको पता होगा, हच कंपनी होती थी, हचिसन। सो वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग और हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड दो एंटिटीज़ थी, दोनों ही नॉन रेजिडेंट कंपनीज थी, मतलब इंडिया में रेजिडेंट नहीं थी। और उन्होंने एक ट्रांजैक्शन एंटर की जहां पर हुआ क्या, जो हचिसन टेलीकम्युनिकेशन थे उसने अपनी शेयर कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र कर दी अपनी सब्सिडरी कंपनी जो थी वो बेस्ड इन केमैन आइलैंड्स। सो कोर्ट ने क्या, जो एसेट्स थे वो क्या कहाँ पर थे, इंडिया में थे एसेट्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यही कंटेंशन दी थी कि एसेट्स अगर इंडिया में बिलोंग करते हैं तो चाहे कंपनीज बाहर की हैं, चाहे ये आपस में ट्रांजेक्शन कर रही हैं, सो एसेट तो इंडिया में है जिनका सौदा हो रहा है, सो हम इनको टैक्सेशन करेंगे, हम इन पर टैक्स लगाएंगे क्योंकि कैपिटल एसेट्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो इंडिया के हैं, इंडिया में सिचुएटेड हैं। But the court basically heavily relied upon the decisions made previously in case of this Azadi Bachao Andolan as well as other related issues, and basically उसने जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको रिवर्स कर दिया। और what the honorable Supreme Court held, it held कि जो सेल की गई है जो शेयर्स को हचिसन कंपनी से वोडाफोन को, वो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर।
क्योंकि वो both are non-resident companies, although the assets that have been transferred, the capital assets that have been transferred belong to India. They are situated in India, और so thereby all rights and entitlements जो शेयर होल्डर को फ्लो करते हैं शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अंदर एंड सो ऑन, जो कैपिटल एसेट्स पे दे डू नॉट अट्रैक्ट एनी कैपिटल गेन्स टैक्स. सो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कंटेंशन थी कि हम कैपिटल गेन्स टैक्स लगाएंगे क्योंकि ये कैपिटल एसेट है. जैसे हमने कैटेगराइजेशन की हुई है, कैपिटल एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म. सो एसेट्स इंडिया में तो हमें राइट दिया जाए, तो कोर्ट ने उस चीज़ को रिवर्स कर दिया. दस कोर्ट वाइल रिलाइंग हैविली ऑन द जजमेंट ऑफ आज़ादी बचाओ आंदोलन, दे ग्रांटेड रिलीफ ऑफ दिस DTA टू द पार्टीज कंसर्न्ड इन केस ऑफ वोडाफोन एज वेल एज हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी. सो ओवरऑल अगर हम बात करें जो लॉ है विद रिगार्ड टू दिस डबल टैक्सेशन लॉज, इनको फ्रेम करने का पर्पस क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी एजेंसीज को एक पावर दी जाए कि वो एक जेन्युइन टैक्स पेयर्स को रिलीफ भी ग्रांट कर सकें. एनी पर्सन और एंटिटी और कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज और 2 countries एंड सो ऑन, एंड इफ दे हैव पेड टैक्स इन 1 country दे आर नॉट सपोज टू पे टैक्स ऑन दैट स्पेसिफाइड इनकम इन अनदर कंट्री. सो डबल बर्डन जो है वो उस पर ना हो. हालांकि अगर ये सिस्टम की बात करिए, एग्रीमेंट्स ने भी हर चीज़ का क्या होता है कि चोर रास्ते पहले ही निकल आते हैं. सो इनके भी एग्रीमेंट्स के भी लूप होल्स निकल आए. इसको नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम माना गया कि अकाउंटेबल ही नहीं है. कई असेसेस जैसे कि अभी हमने बात की केमन आइलैंड्स में कंपनी बना ली, या बहामास में कंपनी बना ली, पनामा पेपर लीक्स का अगर आपको केस पता हो, अलग अलग ऐसी एंटिटीज़ में, मॉरिशस में कंपनी बना ली जहाँ पर कंपनीज पे टैक्स ही से नोशनल 1% है, 0.5% है, या कुछ है ही नहीं. ठीक है. सो अब कंपनीज का फ़ायदा क्या हो गया, वहाँ पर टैक्स डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पर शो कर दिया कि हमने यहाँ पर अपने आप को हम टैक्स डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर पे करेंगे सब कुछ, या जो वट एवर भी है, हमारी रिटर्न फाइलिंग यहाँ पे होगी, हमारा हेडक्वार्टर यहाँ पे, और US में या दूसरी जगह पे जो उनकी इनकम है, फिर उस पर टैक्स जो उनकी कंपनी की इनकम है, अगर वो US रेमिट कर दी या यूज़ कर ली या कहीं और ऑपरेशन से, तो उसको टैक्स देना ही नहीं पड़ा. कंपनीज को टैक्स बचा लिया उन्होंने बाय प्लेइंग थ्रू दीज प्रोविजंस. सो बाय डूइंग दीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वो इस तरह से बना लेते हैं कि हेडक्वार्टर इनकम यहाँ पर कर दी, यहाँ होल्डिंग कंपनी इन आइलैंड्स में टैक्स हेवन्स में बना ली. अनदर मिस यूज़ क्या है कि ट्रीटी शॉपिंग, जो हमने प्रोविज़न बात भी की, जो केस में पहले रेफ़र किया गया था आज़ादी बचाओ आंदोलन एंड सो ऑन में, कि जहाँ पर एक असेसी जो है वो एक ट्रांजैक्शन करता है थ्रू डिफरेंट कंट्री, उस कंट्री के थ्रू ट्रांजैक्शंस करेगा जिसकी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रीटी उसे लगे उसकी होस्ट कंट्री के साथ है. उससे क्या होगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो जाएगी. सो ये भी एक कंटेंशन दी गई थी आज़ादी बचाओ आंदोलन में, इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल. फाइनली इफ़ वी आर टू से दैट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यूज़फुल टूल हैं कि डबल टैक्सेशन से बचाते हैं, रिलीफ देते हैं जो जनरली कंपनीज मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, MNC एंड सो ऑन, इफ़ दे आर अर्निंग इनकम इन मोर देन मल्टीपल कंट्रीज. बट efforts should be made to plug the loopholes, the weaknesses that are there to promote, either non-taxation at all in both of these countries, or, trying to trying to get through non-payment of genuine tax liability, either legally or unnecessarily or illegally, or through mechanisms like treaty shopping and so on.